मैं हूं सार सर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो तारिड़ साहब और कमर चिमर साहब की कन्वर्सेशन हो रही है। टाइटल है तारिड़ टेल्स ऑन इंडिया स्पेस स्टेशन हाउ इंदौर इज़ इंडियाज़ मोस्ट क्लीन सिटी। तो इंदौर में मौजूद है तारिड़ साहब। बड़ी इनकी शानदार बातें होती हैं, कुछ बातें डिसएग्री भी करनी पड़ती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती। बेसिकली ये बातें बड़ी शानदार करते हैं, इसलिए मज़ा आता है उनकी बातें सुनते हैं। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं और इसके बाद इस पर बात करते हैं। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब उम्मीद है आपका भारत का जो ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा होगा। आप इंदौर में हैं और मैं आपकी कुछ तस्वीरें देख रहा था, वो मेरे पास भी आई हैं कि आप कह रहे थे कि दुनिया का लिखा हुआ था कि शायद सबसे साफ जो वो शहर है। ताड़ साहब एक तरफ तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। ताड़ साहब इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है ताड़ साहब? ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी कुछ शेयर करें सर। चीमा साहब, मेरा आज से तकरीबन 5 साल पहले जो पिछला ट्रिप था और उसको मैं उस 5 साल को और उसके बाद होने वाली सारी डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूं। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देख रहा हूं। जिस तरह आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूं वहां पे, तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी अहल्या बाई होलिकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, उनके स्टैचूज, वो सारी चीजें इंदौर के हिस्टोरिकल, और उनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहल्या बाई होलिकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का नाम है, हॉस्पिटल का। उनकी एक होलिकर फैमिली की एक पूरी एक डायनास्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा ना, 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट, उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए, वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साउथ कोरिया इस वक्त पहला कंट्री है जो फूड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। घरों से जो आप फूड प्रेप करते हैं, फ्रूट काटते हैं, उनके छिलके, खाने के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको जब आप डिस्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके उसको उसकी प्रोडक्ट्स बना रही है आगे, और इससे वेस्ट, जो फूड वेस्टेज है वो कंट्रोल हो रही है। तो मैं एक तो ये देखा मैंने कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनेस्ट सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का
बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिस्ताई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिलीज हैं। मैं उनके बैकग्राउंड भी बताता हूँ आप। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 340 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान, आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आजम प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे इस इलेक्शन में पीटीआई के बक्सों के अंदर फरिश्तों ने वोट डाले। उमर अयूब साहब, जिनका नाम भी एन से शुरू होता है, उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई को फरिश्तों ने वोट दिए 21st सेंचुरी के अंदर। तो आप देखें। और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहां पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर है।
प्राइवेसी। मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहां जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क ते तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगें नहीं करते, जंगें भी अब ड्रोन से हो रही हैं। अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगें। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी थी। मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं 2 नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमारे इन लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये रा का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। कई मेरे हिंदुस्तानी भाई यहां भी ये कह रहे हैं कि आईएसआई, ये डीप स्टेट आईएसआई का एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ दुनिया में मैंने देखा है चीमा साहब, 5% लोग होते हैं, उनसे आप यू कैन नॉट डील विद देम। हर कम्युनिटी के अंदर 5%, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो दे आर बोर्न नेगेटिव, दे आर नॉट वर्थ पेइंग एनी अटेंशन, और मैं उन पे अटेंशन नहीं पे करता। मुझे ये बताएं, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया, वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। ईरान के साथ आप खुश हैं? नहीं खुश हैं। चाइनीज आज आप आईएमएफ के कंधों पे चढ़ गए, वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। लेकिन आप जाना कहां चाहते हैं? डायरेक्शन क्या है? चले उस पर तो मजीद बात करते हैं, लेकिन जिस शहर में बैठा हूं खासकर उसके बारे में मैं समझूंगा कि बताना जरूरी है अपने देखने वालों को। इस शहर जिसमें बैठा हूं, जो जहां बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां यहाँ पे जो पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। माओ के करीब यहाँ पे एक बहुत बड़ी छावनी है, वहां अब तो उसका शायद नाम भी चेंज कर दिया इन्हीं पे, भीमराव पे, लेकिन वो यहाँ पैदा हुए। मैंने देखा हर दूसरी जगह के ऊपर, बल्कि हर दूसरे शहर के अंदर उनके स्टैचूज लगे हैं। मैंने कई स्टैचूज कल मैं रात को यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे भी गया, जिसको सराफा बाजार कहते हैं। वहां गया, दिन में वहां पे ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, लेकिन शाम को वहां पे फूड शॉप थी। तो मैं वहां जब गया तो एक्सपीरियंस की फूड, वहां पे मैंने चाय पी, वो जिस तरह पाकिस्तान में वो तंदूर के अंदर वो चाय बना के देते हैं। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मटका चाय कहते हैं, मटका चाय, वो उसको मैंने कल ट्राई किया वहां पे। और कई यहाँ पे मैंने पान देखे, कई मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ दुकानें देखी वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे एक पैलेस बड़ा मशहूर है, जो कि जिसको आग लग गई थी, लेकिन अभी उन्होंने मेंटेन किया काफी उसको। और दूसरा इस जिस शहर में बैठा इसका नाम इंदर, राजा इंदर थे, उनके नाम पे बना था। इसका नाम पहले इंदरपुर भी रहा है और अंदूर भी था इसका नाम, लेकिन अब इसका नाम 1715 में ये शहर बना था। लेकिन दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, सलमान खान साहब यहाँ पैदा हुए, जो अब बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। सलीम खान यहाँ पे पैदा हुए। जॉनी वॉकर एक 19वीं सेंचुरी में बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए। जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है वो राहत अंदौरी, जो कि वफात पा चुके हैं, एक लेजेंड। मैं आज भी यूट्यूब पे राहत अंदौरी, उनकी चीजें सुनता हूँ, उनके शेर सुनता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी वो। और खासकर यहाँ पे 2 नदियां हैं, सरस्वती और कान्हा नदी, उसके किनारे ये शहर आबाद है। बहुत खूबसूरत है। इसके वेदर, शाम बहुत ठंडी होती है और वेदर को कहा जाता है मालवा वेदर। और लोग इतनी मोहब्बत है और डाइवर्स है। यहाँ पे हमारे मुसलमान कम्युनिटी है, कल बल्कि मैं उसका वहां भी गया हूँ। बल्कि कल मैं एक जगह पे मैंने रुक के छोटे से फोटो शॉट्स भी बनाए, एक ही जगह के ऊपर,
बल्कि मैं चीमा साहब आपको भेजूंगा कि अपने देखने वालों से शेयर करें। एक साइड पे मजार है, वहां पे लोग आके, और एक साइड पे मंदिर है। लोग मजार से निकलते हैं मंदिर चले जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं मजार पे आ जाते हैं। मैं इससे पिछले हफ्ते जब मैं गया, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले जब मैं न्यू दिल्ली में था, तो मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहब गया हूँ, एडजॉइनिंग मस्जिद साथ, एडजॉइनिंग मस्जिद में खड़े हो तो गुरुद्वारा साहब नजर आते हैं, गुरुद्वारा साहब में सामने खड़े हो तो सामने आपको कलमे और आपको गुंबद नजर आ रहे हैं। ये दिस इज व्हाट माय बेसिक फिलॉसफी, रिलीजियस टॉलरेंस। हमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, एक दूसरे के मजाहिब की इज्जत करनी चाहिए, और उसके बाद एक दूसरे से, मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन जब आप पैदा होते हैं, मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है, आप बहसीते इंसान पैदा हुए हैं, उस रिश्ते का, इंसानियत के रिश्ते का सबसे पहले आपको तकद्दुस होना चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज प्रीच। जो प्यार करने की सलाहियत नहीं रखता वो मुकम्मल इंसान नहीं है, या उसको डॉक्टर की जरूरत है। उसको चाहिए कि डॉक्टर को मिले, या अपनी नींद पूरी करे, या एक्सरसाइज करे, या खाना अच्छा खाए, क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर टू हेट ईच अदर, और हर वक्त ही ब्लड प्रेशर हाई होना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन चीमा साहब, इंदौर ये था, मैं आज न्यू दिल्ली वापस जाऊंगा, और उसके बाद मेरा अमृतसर जलंधर जाने का प्रोग्राम है, फिर चंडीगढ़ है, और उसके बाद मेरा वापसी का प्रोग्राम है। लेकिन इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग बैक। जहां मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी 3 फैमिलियां हैं जो मैं जिनको अपनी फैमिली समझता हूँ। एक वो जैनी है, एक डिसाई है, गुजराती है, और एक है सरदार भाटिया साहब हैं, और एक आज अभी जब मैं स्कूट के आया हूँ, जो खूबसूरती उसमें बताना जो सलूजा साहब थे, जिनके पास से हुआ है, सलूजा साहब थे, लास्ट नेम उनका सरदार है, सिख है, वेरी अकॉम्प्लिश्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, लेकिन एंसेस्ट्री फ्रॉम झेलम पाकिस्तान। भाटिया साहब जो मैं जिनको हमेशा कहता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माय फादर, उनका बैकग्राउंड बन्नू से है, पाकिस्तान से। और जब हम बैठते हैं सारे, वो दूसरे बल्कि डिसाई और जैन भी, वो सारे हम बैठते हैं, तो हम तस्वीरों में तस्वीरें खींचते हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं, हमारा डीएनए सेम नजर आता है, हमारी आंखें, नाक, हमारी सोचें, हमारे खुराक, हमारी हर चीज मिलती है 100.10%। मैं उनको जब उठता हूँ, उनके बच्चों को कहता हूँ, तुम, ज्यादातर को मैं अक्सर कहता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई भी हो, मेरे बच्चे भी हो, और मुझे बिल्कुल इस तरह ही प्यार करते हैं जिस तरह बच्चा अपने बाप से प्यार करता है। और मैं जिस तरह पहले हमेशा कहता हूँ चीमा साहब कि आई एम गोइंग टू माय सेकंड, दिस इज माय सेकंड, बल्कि मेरा फर्स्ट होम तो अब अमेरिका है, पाकिस्तान इज अ सेकंड होम एज वेल, लेकिन इंडिया इज अ सेकंड होम। और कहते हैं होम की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर यू फील कंफर्टेबल, वेयर यू गो देयर एंड यू आर रिसीव्ड वेरी वेल। एंड भारत ने मुझे हमेशा ही ऑलवेज रिसीव्ड वेरी वेल। मैं भारत का शुक्रिया, पूरे कंट्री का शुक्रिया अदा करूंगा इतनी मोहब्बत और प्यार का। और वाकई ही जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान जाकर देखें, पाकिस्तानी पीपल टू पीपल अपनी मोहब्बत जाके देखें, तो वहां भी उतनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी ही है, या उससे ज्यादा है जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। इस अनदर रिमार्केबल एक्सपीरियंस। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर, व्हिच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 लेक्चर्स फ्रॉम द यूएस। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश पे अपनी कमिटमेंट दें और टू डू समथिंग फॉर देम। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो। लेकिन ये मैं इस पे कंक्लूड साथ खासकर चीमा साहब, अब देखें मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि इश्यूज क्या हैं। अब जिस तरह हमने अभी बात की है कि एक कपड़ों के प्रिंट के ऊपर आधा लाहौर रुक गया और जो खातून रेस्क्यू करके गई हैं मैडम नकवी जो कि एएसपी थी, उनको मेडल दिया जा रहा है बहादुरी का। लेकिन साथ ये भी डायलॉग चल रहा है, पीटीआई मेरे जो लौड़े लपाड़े हैं ट्विटर वाले, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर रखी है कि मरियम नवाज एक खातून जो है वो किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती, और एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान चला सकती है 3.5 साल, तो इस खातून को क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं चीमा साहब, एक खातून 3.5 साल जिनों के जरिए उसने एक एटॉमिक पावर को चलाया है, ऐसे ही तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम? और इन बच्चों को ये नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ चुकी हैं। इनको ये नहीं पता बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इनको ये नहीं पता जहां से पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई थी बांग्लादेश से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वहां पे आज फीमेल उनकी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी दफा खालिदा जिया के बाद हसीना वाजद। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। खातून की कहते हैं जी हुक्मरानी किस तरह हो गई, क्यों नहीं हो गई भाई? खातून को क्या प्रॉब्लम है? आपके एक तो डायलॉग ये चल रहा है, दूसरा मैडम मरियम आज थाने में चली गई है। तो मैडम पॉलिसी ऐसी बनाओ कि थाने ठीक हो जाए, वरना हर थाने में इस 735 थाने पंजाब में कहां जाओगे आप? और उसके बाद आज मेरा मकसद है वो आपके जो क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना, आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना, क्या वजह है? बल्कि मैं कल भी कहीं शायद आपके सेगमेंट में मैंने बात की था, इस वक्त अशद जरूरत ये है, $6 बिलियन जो IMF से लेना है, कौम को बताएं वो कहां जाएगा, वो किस पे खर्च होगा, कितनी किस्तें देंगे आप जो पुराने लोन हैं। और मूव फॉरवर्ड करने के लिए काश ये थाने जाने से बजाय मुझे खुशी होती, मरियम मैडम साहब चली गई थाने, इनके चचा भी थाने जाते थे, इनके वालिद साहब भी थाने जाते रहे। पहला इन्होंने जाके कहते जी छापा मारा थाने, यार खुदा का नाम, कैसा अच्छा होता ये किसी IT के इंस्टीट्यूट में पहले दिन चली जाती है, कैसा अच्छा होता ये पहले दिन आती तो ट्रेड की बात करती है। ये पहला दिन आए तो आते कहते आए देखे पाकिस्तान की पंजाब की इकॉनमी किस तरह ठीक करनी, किसी ओरिजिनल इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की भी, पता नहीं क्या बात। और मेरे जैसे लोग वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन ये इनको शायद को पता ही नहीं कि हमने कहा 250 मिलियन लोगों का मुस्तकबिल क्या किस तरह संवारना है चीमा साहब। ये मैं दुख देख रहा हूं, अफसोस देख रहा हूं। लेकिन आज अभी इस सेगमेंट से पहले भी मैंने आपको कहा है कि मैं ज्यादा फासले पे नहीं हूं, मैं तकरीबन 150-200 मील के फासले पे लाहौर से। और तारड़ साहब मैं यही कह रहा था, मैं आपको शो शुरू होने से पहले यही कह रहा था, तारड़ साहब 150 किलोमीटर दूर है, उदासी आपसे बढ़ गई है। मैं खुद उदास हूँ चीमा साहब। मैं अभी तो खैर थोड़ा ज्यादा फासले पे हूँ क्योंकि इसको मिनी मुंबई कहा जाता है, ये जो मध्य प्रदेश है, लेकिन दिल्ली मेरा ज्यादा ट्रिप तो वहीं है, बल्कि मैं अमृतसर जाऊंगा तो वो बिल्कुल साथ है। वहां अमृतसर से तो पैदल लाहौर जाया जा सकता है, लेकिन दिल में एक खिंच पड़ती है कि यहाँ क्या है, 150 मील के फासले पे क्या है। ये तकलीफ है, यही मेरा जख्म है, यही मेरा अलमिया है, और पता नहीं अल्लाह ताला क्या व्हाट इज इन आपने बात की, तारड़ साहब आप बात कर रहे थे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वर्ड यूज किया साइंटिफिक टेम्पर, और फिर उसके बाद नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाए। और तारड़ साहब इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे कहते हैं ना, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तारड़ साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तारड़ साहब आपने, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूं
कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। तार साहब, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं, या कि वो भी थाने शाने जाएंगे, क्योंकि वजीर आजम तो उन्होंने बनना है। चीमा साहब, नहीं, इनके पास विजन ही नहीं है, इनके पास विल ही मौजूद नहीं है। विजन नहीं है, विल नहीं है, और कोई प्यार नहीं है। सबके बच्चे तो बाहर है, प्रॉपर्टी तो बाहर है। आप मुझे ये बताएं, आप किसी कंट्री के अंदर ट्रांजिट पे जाएं, शॉर्ट टर्म कोई किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहां आप अपना घर बनाएंगे? वहां नहीं बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? बच्चे आपके लंदन बैठे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लंदन पड़ा हो, तो आप लाहौर के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मैं आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सर्वे किया था, ज्यादातर आपके स्टेक होल्डर हैं, उनके तो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट भी नहीं है, वो तो अपने अकाउंट डरते हैं बैंकों से। चीमा साहब, जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आजाद 10 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे यहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जब बात की जाए तो उसके 2 फाउंडर्स का नाम लिया जाता है, मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू का। और दूसरी आज मैं बात करता हूँ छोटे से, चले इसी पे, मैंने शुरू में टाटा की बात की है। टाटा की फाउंडेशन 1868 में रखी उन्होंने, 1860। आज एयर इंडिया भी उन्होंने ली जो खसारे में जा रही थी, इसको शुरू भी उन्होंने किया था। उसके बाद 1907 के अंदर उन्होंने पहली स्टील मिल यहां बनाई। 1903 में उन्होंने ताज होटल की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे यहां बैठे। किसी रजीम के अंदर उन्होंने भाग के दुबई में छुपेंगे आके? आपका आजकल आपका जो एक चले, जिस तरह का भी माफिया कह रहे हैं, जो मलक रियाज को दुबई जाना पड़ गया। आप इस वक्त आपके कुछ लोग रोजाना कहते हैं कि बाहर से आए, पाकिस्तान में पैसे लगाए, और जिनके पैसे हैं वो भाग रहे हैं, तो बाहर से किस तरह जाएंगे लोग वहां? आज तक टाटा वालों को जरूरत पड़ी है कि मुल्क छोड़ के भागें कहीं? देखे ना, 1868 के अंदर एक बुनियाद रखी है, वो छोड़ के भागे। हालात साजगार रहे ना उनके लिए, चाहे जो भी रजीम आई। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक दिन में तो नहीं हुआ ना, इसमें तो कई लोगों की पार्टिसिपेशन है, कई प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज है, ये कंटिन्यूअस। दूसरी एक बात, मैं आज भी किसी जगह उठ रहा था, बैठ रहा था, मैं मुसलसल ये कहता हूं, ठीक है आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता, मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूं। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी आज तक वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर नहीं निकले। छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूं मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है, यहाँ पे वो उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं, डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। जब जाते हैं किसी जगह, किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हो उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है, और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां पे? हम डंकियों पे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, जलील ख्वार होके जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। चीमा साहब, नहीं, ये आप मरियम नवाज की बात नहीं है, सोच की बात है। ये सोच है मरियम नवाज का, कोई किसी स्पीच में उसने कहा हो कि मैं ये करूंगी, मेरी ये पॉलिसी है। इनके वालिद साहब की तकरीर के 2 अल्फाज में दोबारा कर, मरी में उन्होंने कहा था आई लव यू, यू लव मी, ये उन्होंने मरी में कहा था नवाज शरीफ साहब। कसूर के जलसे में, आखिरी जलसा था, उन्होंने कहा था आप मेरे नाल हैं, कसूर आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, ये उनकी बात है। आप सब जवान हैं, मेरी भी सोचें जवान है। इससे आगे अभी तक कोई उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड बात किसी ने नहीं की। चीमा साहब, ये थोक ना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना IMF के सिर पे, 24 प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका IMF का। $8 अरब मांग रहे हैं इस दफा, $8 अरब। अच्छा, मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले डॉलर कम आए या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग ले, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप।
गुर्दे देने लिखे, इनके गुर्दे वो IMF को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे। कोई है मरते वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान हूं, मजीद परेशान। आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसने IMF का लेटर लिख दिया है, देखेगा, सोचेगा, और वो कहता है नहीं। हाँ देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल इस बंदे ने किए। बाजवा साहब मिन्नतें करते रहे इस बंदे के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना करो, आज उसके साथ गले मिल जाए। इनको कहता है चोर है, उनके साथ मिल रहा है। MQM को पहले कहता रहा लुटेरे हैं, फिर उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। एक कहता है ये डाकू है गुजरात का, आज वो सदर है इसकी पार्टी का। कोई मुझे तो समझ से बाहर है चीमा साहब, क्या है ये। और वो कहते हैं मुर्शद है, वो मुर्शद है, वो अब ताबीज देता है, फूंके मारेगा, फूंके मरवाने की और क्या करना है। फूंकों से मुल्क नहीं चलते चीमा साहब, सोचने वाली बात है। इन बच्चों को इजाजत दो इंग्लिश और मैथ सीखे, इनको इजाजत दे दो। इनको कोई यार इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है, ये काफरों की काफरों की जबानें नहीं है। प्लीज इनको पढ़ लो, प्लीज इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ। खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूं, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि वो कभी TTP मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इकोनॉमी के हालात। लेकिन यहां आके देख रहा हूं कि आप वाकई 100 साल पीछे रह चुके हैं, 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मेरी नजर में पंजाबी का मुहावरा कहते हैं अंत नहीं किसी चीज की देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों आप 250 मिलियन लोग हैं, अंत देखना चाहते हैं, अंत। आप इस चीज का आखिर देखना चाहते हैं। मैं अभी भी आपकी मिन्नत करूंगा, प्लीज कोशिश करो, यूटर्न ले लो, तालीम की तरफ जाओ, तालीम की तरफ। सही कह रहे हैं ताड़ साहब आप। ये बात जो है कि यूटर्न ले लें और तालीम की तरफ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स सीखें। ताड़ साहब एज ए आप पाकिस्तानी हैं और जितनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जारी बात है जब अमेरिका देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, भारत आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रॉपरली, आप अपने दोबारा चौथी दफ़ा आके, तो जारी बात है परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है देख के कि आप, वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं 75 साल से। आई होप वो जो आप लफ्ज़ बोलते हैं, कोई मर्द मुजाहिद आए और हमें वो रास्ता बताए। आई होप कि वो मर्द मुजाहिद कहीं लुके होना कि गली महल्ले दे विच या किसी बिल्डिंग के वड़िया होना, तो उसको कहीं बाहर निकल दे। एनी हाउ ताड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू टॉक टू यू, और आपने अपना ख्याल रखिएगा। और जो आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं और अपनी जो डायरीज बना रहे हैं, ये हमारे साथ जरूर शेयर करते जाए ताड़ साहब। मतलब मेरे पास 20 साल का कंपैरिजन है, 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ मैं मुसलसल, और I would love to, I'm planning to write a book. I mean, it's a book of a journey of India and journey of Pakistan, journey of the entire region. This हमारा जिसको सब कॉन्टिनेंट है, इंडो पैसिफिक है, सारे का एक मैं लिखना चाहूंगा इसके ऊपर बुक, और मैं इसके नोट्स अब ले रहा हूँ। और लेकिन दिस स्टोरी नीड टू बी शेयर्ड, हाउ द मिडिल क्लास किस तरह ग्रो करती है तालीम के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इंडिया को मैं भी पिछली दफ़ा भी कंग्रेचुलेशन नहीं दे सका कि इंडिया को इंदौर को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी 6ठी मरतबा टाइटल मिल चुका फिर। और इंडिया इस पर इंदौर वालों को, स्पेशली ताड़ साहब को, क्योंकि वो इंदौर में मौजूद है,
उनको कंग्रेचुलेशन कि ये बहुत बड़ा ये टाइटल है कि बेहतरीन साफ तरीन जो शहर है इंडिया का, और इंदौर जो है उस पर इनको मुबारकबाद बनती है। ये सारी की सारी काविश असल में अपने इंदौर के लोगों की है। रूल्स और रेगुलेशन तो हर कोई तयन कर लेता है कि यार ये रूल्स होंगे, ये लेकिन उन पर अमल दरामद आवाम नहीं करना होता है। अगर आवाम पढ़ी लिखी होगी, सुलझी हुई होगी, तो वो अमल दरामद करेगी। अगर नहीं, अभी यार सर्दी भी है, तो इसलिए उनको इस पर कंग्रेचुलेशन मैं देना ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने दिया। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया के स्पेस स्टेशन की। आलोक सर ने आज अपने चैनल पर एक लगाया हुआ था कि उनके नाम भी लिखे हुए हैं, बल्कि 4 जो कैप्टन हैं जो लेकर जा रहे हैं ये मिशन इसरो की तरफ से गगनयान का, आई थिंक, हाँ स्पेस की तरफ जा रहा है, गगनयान लिखा हुआ था, उनका नाम भी लिखे थे। वो 4 लोगों के जो जा रहे हैं सैर करते हैं, उस पर भी इंडिया को मुबारकबाद। तो ताड़ साहब ने तो बड़ी शानदार बातें इस चीज़ को लेकर की। उन्होंने कहा कि 2035 तक इंडिया स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। ये अच्छी बात है भाई। हाँ जी, चिमा साहब ने बहुत बड़ी बात है, बहुत ये उनकी मेहनत है भाई, ये उनकी सोच है। उन्होंने आने वाला वक्त जो है ना सेट कर दिया है, सेट कर दिया। अपने आने वाली जो नस्लें हैं ना उनको मतलब ये ऐसा बना दिया है कि उनको 2040 तक वो कह रहे हैं कि चांद पे इंसान को बसाने की हाँ जी, इंसानी चांद पर इंसानी जब जिंदगी, वो चांद पे पहुंच गए हैं, स्पेस पानी बनाने ढूंढ जा रहे लिया हैं। है। बिल्कुल, तो भाई वो सारा मुमकिन हो गया है। यही होता है ना भाई कि एक वक्त हम सुना करते थे फ्यूचर प्लानिंग की हुई है, उन्होंने ये प्लानिंग की हुई है कि आने वाले इतने सालों में हमने ये अचीव करना है। अगर ना भी कर सके तो किसी ना किसी हद तक वो कामयाबी जरूर पा रहे वो पा चुके हैं। जो ताड़ साहब है उन्होंने सारी बातें की पाकिस्तान को लेकर, इंडिया को लेकर, तमाम हर एक चीज़ को टच किया। इंदौर जो उनका क्लीनेस्ट सिटी है, उन्होंने कहा कि ये कैसे बना। उन्होंने कहा कि 3000 डस्टबिन जो कि 500 मीटर के फासले पर रखे गए, और उस मतलब कि वो जो कमेटी थी या वो जो एक किस्म का उनके वो एक सिस्टम था, उस सिस्टम के थ्रू जो क्लीन कर रहे बकायदा गाड़ियों में आते भी हैं और ये कहते हैं कि हाँ वार्निंग देते हैं, वो जुर्माने की वार्निंग भी देती है, जिसकी वजह से ऐसे ही थोड़ी हो जाता है भाई। हाँ जी, बात को तो सख्ती करनी पड़ती है भाई। 15 करोड़ सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, तो सफाई का ख्याल रखना। जब इदारा मजबूत है सफाई वाला, वासा हमारे यहाँ तो वासा बोला जाता है, जब उनकी भर्तियां की जाती हैं, उनका काम होता है सफाई करना, हर जगह पे सफाई करना, जिस जगह पे, जिस जिले में, जिस यूनिट कौन से लेवल पे करें, उनका काम होता है। तो वो ठीक से ना करें तो ये फेलियर होता है गवर्नमेंट का, जो मौजूदा गवर्नमेंट का सरबराह बना होता है। तो उनकी गवर्नमेंट भी इस पर तवज्जो इस पर भी कर रही है, क्योंकि सफाई होगी तो कोई तारीफ करेगा। जैसे वो G20 की मीटिंग हुई तो सारी दुनिया को जितने भी 20 कंट्री के वो बंदे आए हुए थे ऑफिशियल बड़े बड़े, उन्होंने तारीफ की। देखा नहीं कि दिल्ली के इर्द गिर्द मतलब कितनी खूबसूरती रोडों की, वो अंडरपास के ऊपर वो लिख दिया नाम, पिक्चर बना दी, तस्वीरें बना दी, सफाई का कितना माहौल था। अपने किसानों को या जिस सब को कितना सराहा उन्होंने, इज्जत दी दुनिया के सामने। तो ये होना चाहिए ना। हमारे यहाँ क्या होता है जी, इधर पुलिस आती है मगर कुछ अवाम की भी गलती है। हमने अपनी आंखों से देखा, जो रेडियो वाले लगे होते हैं वो क्या करते हैं, मंडी से जो सामान लेके आते हैं ना, बजाय इसके वो अपना अपना सामान, वो गंद जो होता है, वो जो जिसके अंदर फ्रूट होते हैं डब्बे वगैरह, उनको समेट के रखे, और जो गाड़ी आती है उसको खुद उठा कर दे। वैसे तो वो उठा ही जाते हैं, उनको खुद उठा कर दें और अपनी जगह की सफाई रखें। अपनी अपनी जगह की जब खुद सफाई रखोगे तो सारा मुल्क की साफ, पूरा शहर हर कोई साफ रहेगा। ये काम पे तवज्जो कोई बंदा नहीं देता। अच्छा, टाटा के बारे में बात आ गई। उन्होंने कहा किस तरह टाटा असल में कंपैरिजन कर रहे थे, असल वो बात ही कंपैरिजन में करते हैं कि देखिए टाटा जो है 1868 में बनी, और एयर इंडिया मतलब उनके जितनी भी सारी कंपनीज है, जिसमें ताज होटल है और भी उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है, स्टील मिल और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम ले रहे थे ताज साहब। उन्होंने कहा इतना अरसा हो गया, जितनी मर्जी किस्म के सेटअप आए हो, जितनी मर्जी किस्म की हुकूमतें आए हो, टाटा बिरला और ये टाटा कंपनी के लोग आज भी इंडिया को प्रेफरेंस करते हैं, इंडिया में मौजूद है। उन्होंने ये सबसे
उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और ये तार साहब सर कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस, हमारे जजेस जो है उनके बेटे, आर्मी चीफ, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर के बेटे, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, इनके बेटों को, इनकी औलादों को इस मुल्क के अंदर रहना चाहिए, बल्कि उनके जो वीजा है वो कैंसिल करवाएं। वो तो रहते हैं, लेकिन हमारे कौन करवा सकता है? वो टाटा हमारे मुल्क का कौन करवा सकता है इनको? नहीं, किसी ने कभी हाथ डाला है? सुप्रीम हमारे कोर्ट ने मुल्क कभी कहा है, में हाई कोर्ट ने जो कभी सदर कहा है। पाकिस्तान है उसकी तो कोई औकात ही नहीं, कोई हैसियत नहीं जिसके हाथ में लास्ट वाला फैसला जाता है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। बाकी बचा चीफ जस्टिस साहब, वो जिस तरह की अदालतें लगा के बैठे हैं, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को चलाया है, वो देख लो, या इलेक्शन कमीशन देख लो, या ऊपर वाला जो पूरी कंट्री को, ऊपर वाले का मतलब क्या है? ऊपर आसमान मुनीर, ऊपर अल्लाह की बात नहीं कर रहा, आसमान मुनीर दुनिया में रहते होंगे। हमारे पाकिस्तान का ये वही कि खुदा बना आप एक कह रहे ही हैं कि हमारे जगह फौज का सबसे बड़ा जो रैंक है, हाँ, वही पूरे कंट्री को हैंडल वो करता है। ही ठीक नहीं चाहता। हाफिज़े कुरान सैयद आसम मुनीर साहब, वो पर्दाए जी बने, मतलब उनका होना तो ये नहीं बनता था, वो तो रिटायर हो चुके थे। इन्होंने उसको बनाया ये गेम खेलने के लिए। चीफ जस्टिस काली फैदी साहब के ऊपर, खुद के ऊपर 4 केस चल रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस अदालत में वो जज बन के बैठे हैं, केस चल रहे हैं, और वो उसी ही पार्टी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस बन के, जिस बंदे ने बनना था वो है जस्टिस इजाजुल हसन, जिन्होंने इस हालात को मद्देनजर रखते हुए जब इमरान खान को सजाएं दी गई, वो ना करते रहे कि उन्होंने इस सिस्टम से ही लदगी कर दी। वो सारी की सारी छोड़ के, अदालती काम ही छोड़ के मैच चीफ बनने ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ इंसाफ तो होना ही नहीं। अगर करना है तो वो किसी मानना ही नहीं। अगर इंसाफ किसी को मिलना है तो नवाज शरीफ जरदारी जैसे को मिलना है, बाजवा जैसे को मिलना है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देखें आज तक टाटा के लोगों या टाटा को भागने की जरूरत पड़ी, मलक रियाज की कंपेरिजन किया कि आज मलक रियाज पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, भाग कर दुबई चला गया। बिल्कुल, तो इस तरह का माफिया है हमारे, मियां मनशा भी भाग ये सारे एक दूसरे के काने हैं। सच ये है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तारक साहब की एक बात अक्सर वीडियो के अंदर मुझे बहुत बुरी लगती है। बड़े बहुत बड़े काबिल इकराम है, उमर यूब की बात करेंगे इमरान खान ने उसको। बस मैं इतनी बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने आपका क्या बिगाड़ा है, वो तो उनकी या उन्होंने मुल्क का क्या बिगाड़ दिया है। उनके वाइफ के बारे में बात करते रहे कि वो कह रहे थे कि पिंकी पीरनी, मैं वही कह रहा हूँ भाई, पिंकी पीरनी मुझे ये बताए, या तो कोई सदर बनी हो, कोई उसको पीटीआई की हुकूमत 18 के अंदर उहदा मिला हो, या इमरान खान ने देने की कोशिश की हो, कभी कोई भी नहीं दिया होगा। ना उन्होंने मांगा, ना इमरान खान ने देने की कोशिश की, ना ही अपनी बहनों को इलेक्शन में कभी इन्वॉल्व किया, ना होंगी। ठीक है, तो उनका एक भांजा है, वो वकील भी है, लेकिन उसको भी उसने चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं याद आया एहसान न्यासी अभी तक मुले कहाँ गया? जेल में है। नहीं, जेल में भी पता भाई जेल में दोबारा पकड़ा गया है। वो एहसान न्यासी साहब सियासतदान नहीं है, वो तो वकील है। तो उस देख लो, उसने अपने भांजे को भी वकील नहीं किया, अपने भांजे को वकील भी नहीं किया। एंड वाली बात, एक बंदा है जिसकी इमरान खान ने खुल के सपोर्ट की थी, 2, एक है शियों के वो शहरशाह नकवी, उसको छुड़वाया इमरान खान ने कि बिला वजह उसको बंद किया। दूसरा जमशेद दस्ती, सियासतदान, दूसरी 4थी बार एमएनए हुए हैं आज़ाद, वो मुजफ्फरगढ़ से तलक रखते हैं। तो उसकी जब वो पकड़ा गया था, नजायज उसको पकड़ा था पीडीएम के अंदर, तो इमरान खान ने उसको लिए वकील किया था, उसको छुड़वाया था। तो मुझे तारक साहब से ये गिला शिकवा है कि सर आप थोड़ा सा ध्यान करें, तवज्जो करें, जरदारी और नवाज शरीफ के साथ या फजलू के साथ कभी भी ना कंपेयर करें इमरान खान को। इमरान खान ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया इस मुल्क की खातर। इमरान खान ने तो वो जो उसका ससुर था, क्या उसका नाम था, गोल्डस्मिथ की इतनी बड़ी जायदाद को वो मालिक बन सकता था, वो भी छोड़ दिया। इमरान खान ने अपने बच्चों को छोड़ दिया मुल्क की खातिर, पाकिस्तान बीवी छोड़ दी जमाइमा। तो इमरान खान को अब कैसे कह सकते हो हर वक्त उसके खिलाफ क्यों कोई वजह भी तो बताए। मरूसी जो बीमारी चली हुई है ये 2 खानदानों की इस मुल्क में, उस पे बात क्यों नहीं करते? अब मरियम नवाज बड़ी, कल को उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा। ये अगर आगे जरदारी से अब उसकी जो आसमा भुट्टो है वो खड़ी हो चुकी है,
बिलावल है, उनसे आगे जो उनकी नस्ल चलेगी तो वो इस हुकूमत इमरान में खान ने तो आएगी। अरबी भी लाजमी करार दे दी थी, अगर वो स्टार्ट हुई रहती तो आज जो लाहौर में कल वाकया हुआ है ना, तो कि पढ़े लिखे को अरबी होते, इनको अरबी आती थी, पाकिस्तानियों को तो इस तरह मारने कत्ल करने के लिए ना पहुंच जाते उस लड़की को लाहौर के अंदर जो वाकया हुआ है। इमरान खान ने तो वो लाजमी करार दी थी। इमरान खान ने तो अपने दीन को असली मायनों में समझने के लिए भी कुरान की तलीम मैट्रिक में लाजमी करार दी थी। इमरान खान ने तो डैम बनाने भी शुरू कर दिए थे। इमरान खान ने तो दरख्त लगाने आने वाले वक्त के लिए भी सेट कर दिया था काम। इमरान खान ने सेहत में भी काम किया, गरीबों के लिए 10 लाख का कार्ड दिया। इमरान खान ने तो कई ऐसे काम किए, मैं गिनता शुरू हो जाऊं कि घंटे लग जाए, वो तारक साहब को नजर नहीं आते। इमरान खान की एक गलती की, कोई एक गलती तो बताओ। तारक साहब ने एक गलती जो इंडिया की तजारत खत्म की है वो गलती है, वो नहीं करनी चाहिए थी। तारक साहब ने हम पे बड़ी एंड पर बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि हमें यू टर्न ले लेना चाहिए, हमें बजाय जो मुल्क को संभाल के बैठे उनके बारे में कभी तारक साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अमेरिका में बैठ के भी डरते हैं उनसे। हम तो मुल्क में बैठे हैं, तालीम की तरफ जाना चाहिए। ये बात मुझे तारक साहब की बड़ी शानदार लगी। शानदार थी बातें भी, कोई स्किप भी हो गई तो इसलिए सॉरी। मिलता नहीं वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाजत।